अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर्स क्या जरूरत पड़ी थी इनकी, क्यों हमने अपनी जिंदगी को अजाब में डाला। दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन्स क्या होते हैं, और IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अमाइंस। ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन चारों टॉपिक्स को। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे कि नॉमेनक्लेचर हमें जरूरत क्या पड़ी, ये होते क्या है। पुराने जमाने में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे, बनाए गए थे, तो उस वक्त जहां से वो मिलते थे, यानी कि जहां से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते थे, जहां उनका ओरिजिन होता था, उनकी बेसिस पे इनके नाम रख दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मीथेन को मार्श गैस के नाम से पहचाना जाता था। वजह उसकी ये कि ये मार्शी एरिया से निकाली जाती थी। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट माना जाता था क्योंकि ये वुड स्पिरिट, लकड़ी से आप मिथाइल अल्कोहल निकालते थे। स्पिरिट तो हम नॉर्मली जब बारबेक्यू वगैरह करते हैं, कोयले जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मिट्टी का तेल हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आपके पास एसिटिक एसिड को विनेगर के नाम से पहचाना जाता था। विनेगर आज भी अगर आप दुकान से लेने जाएं तो आप उसको एसिटिक एसिड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे विनेगर दे दो। तो ये आपके बेसिक नेम से, जिनको आप कॉमन नेम भी कहते हैं, ट्रिबल नेम भी कहते हैं, तो ये सारे नेमिंग आपके पुराने जमाने में रख दी गई थी। लेकिन उस वक्त जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम डिस्कवर हुए थे, तब आप उनके ओरिजिन के नाम से पहचानते थे। लेकिन बाद में जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बढ़ने लगी, आपने पिछले मेरे लेक्चर में आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6O। C6H6 रिप्रेजेंट करता है बेंजीन स्ट्रक्चर को। अगर मेरे पास उस बेंजीन स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन निकल के OH आयन आ जाए, OH ग्रुप आ जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, तो वो नंबर 1 फिनॉल बन जाता है। अब ये तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि C6H5OH यानी कि C6H6O इज नोन एज फिनॉल। लेकिन इसके और भी नाम है। फॉर एग्जांपल, कार्बोलिक एसिड, फेनिक एसिड, फेनाइल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीबेंजीन, फेनाइलिक एसिड, ऑक्सोबेंजीन। एक ही कंपाउंड के, यानी कि एक ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इतने सारे नाम हो सकते हैं, और ये सारे आपस में एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। अब जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, वो कंपाउंड्स ही टोटल डिफरेंट है, तो उस जमाने में जब ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, यानी कि एक ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन कंपाउंड्स टोटल डिफरेंट है, तो साइंटिस्ट ने एक मीटिंग कॉल की थी। उस मीटिंग में बैठ के ये डिसाइड किया गया था कि आपके पास इनका कोई एक सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको पानी समझ आता है, वाटर क्या है, यानी कि आपसे कोई बोले कि पानी आपको चाहिए तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए इंसान से बात करें जिसको उर्दू नहीं आती, जिसको पानी के बारे में नहीं पता, वो आप चाहे उसको कुछ भी बोलते रहें कि पानी आपको चाहिए या पानी उसे चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आनी। तो एक कॉमन नेम साइंटिस्ट ने बैठ के डिसाइड किया कि वाटर का कॉमन नेम H2O होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखें तो पानी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है। अब एक पॉइंट पे, चाहे आप हो पाकिस्तान में बैठे हुए या किसी दूसरे मुल्क का इंसान हो, वो अगर उसको उर्दू नहीं भी आती, एक पॉइंट पे आप लोग यूनाइट हो गए कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही है। तो इसी बेसिस पे आपके केमिस्ट ने बैठ के एक जर्नल फॉर्मूला डिसाइड किया, एक सिस्टम बनाया जिसको कहा जाता है जिनेवा सिस्टम। ये 1882 में बनाया गया था क्योंकि जिस जगह पे बैठ के मीटिंग हुई थी वहीं पर आपका ये सिस्टम डिसाइड कर लिया गया था। फिर काफी सालों के बाद 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने उस सिस्टम को मॉडिफाई किया, और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद 1960 में आपके पास उसको फर्दर इम्प्रूव किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC ने। तो आज जो हम ये IUPAC सिस्टम समझते हैं, वो वजह, उसकी ओरिजिन ये थी। अब यहाँ पर हमें ये तो समझ आ गया कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है और ये आया किस तरीके से, इसका ओरिजिन क्या था, क्यों हम इतनी मुश्किल में पड़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हमें याद करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, और हर कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे उनकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो पहले उस लेक्चर को अटेंड करें, फिर आप इस वीडियो को आगे देखें ताकि आपको समझ आए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं।
तो मैंने हाइड्रोकार्बन्स और उसकी टाइप्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने फंक्शनल ग्रुप को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें अगर आपको याद होंगी तो ही आप आगे इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपके पास बेसिक प्रिंसिपल समझ आना चाहिए कार्बन का कि कैटिनेशन एक एबिलिटी है कार्बन की टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग चेन स्ट्रक्चर या इनकी कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आपके कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे एटम के साथ। अब कैटिनेशन आपके पास कार्बन टू कार्बन की बात हो रही है, यानी कि बॉन्ड आपके पास कार्बन टू कार्बन एटम बनेगा और कार्बन की ये एबिलिटी है कि वो अपने साथ दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। जितने लंबी चेन आप बनाना चाहें उतनी लंबी ये चेन बना लेगा। इसके अलावा ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है या इसकी कॉम्बिनेशन भी। अब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये 4 कार्बन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए। अब अगर मुझे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो मेरे एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। इसने एक वैलेंसी दूसरे कार्बन के साथ बनाई तो 3 वैलेंसीज अभी इसकी बाकी हैं। तो यहाँ पर उस हाइड्रोजन को आप अटैच कर देंगे। अगर कोई भी आपके पास एटम या एलिमेंट नहीं लगा हुआ, आप सिंपल हाइड्रोजन्स को अटैच करते जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बिल्कुल भाई भाई हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चारों वैलेंसी आपस में सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जो बीच में कार्बन हैं इनके पास 2 वैलेंसी आपस में कार्बन ने डिवाइड की हुई है। तो इस कार्बन के पास फॉर एग्जांपल 2 वैलेंसी बाकी थी तो हाइड्रोजन आ गया। तो दोनों भाई भाई आपस में एक साथ हमेशा रहेंगे, इसीलिए आपने टॉपिक पढ़ना था हाइड्रोकार्बन्स का। अब इस बात को जहन में हमेशा बिठा के रखना है कि आपके पास जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दिया जाए और इसके हाइड्रोजन्स ना हो तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन आपने किस कार्बन में कैसे अटैच करना है। अब चलते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशंस की तरफ। आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कुछ 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर प्रोपेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इस तरीके से लिखते हैं। सेकंड आपके पास होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक और आपके पास फार्मूला कहलाता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको आप कंडेंस कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, यानी कि आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है इसको आपने इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और नेक्स्ट आपके पास आता है स्केलेटल फार्मूला। ये समझना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज जब आप करते हैं ईकैट या एमकैट के तो उसमें ये फार्मूला ज्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एजेस हैं, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को और ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अब अगर फॉर एग्जांपल इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर एक लाइन इजाफी होगी। हर कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको पता है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। एक बॉन्ड इधर बन गया और बाकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन आके। इसी तरीके से ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 बॉन्ड इसने आपस में इन दोनों कार्बन के साथ बनाए और ये वाला कार्बन अपने साथ 3 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। समझ आ गया यहाँ तक? अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस वीडियो को पॉज करें और एक पेज के ऊपर इसके फॉर्मूला को लिखें। मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है C4H10, इसके तीनों बकिया फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं। अब इनके आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आपका ये बना है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया टॉपिक। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके पास ये होगा और स्केलेटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं? आपके पास ऐसा कार्बन जिसके एक बॉन्ड को आपने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि आपके पास ये R यानी कि अल्काइल ग्रुप है। एक अल्काइल ग्रुप अगर कार्बन के साथ अटैच है और बकिया 3 वैलेंसीज उसकी हाइड्रोजन या किसी भी और दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच है तो आपके पास ऐसा कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल है। प्रोपाइल अल्कोहल में आपके पास ये जो कार्बन है इसके साथ एक इथाइल ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कंज्यूम की हुई है और बकिया 2 वैलेंसी आपके इस हाइड्रोजन ने कंज्यूम की हुई है। तो इस तरीके से आपके पास ये एग्जांपल थी प्राइमरी कार्बन की।
सेकेंडरी कार्बन पे आते हैं। सेकेंडरी कार्बन आपके पास ऐसा कार्बन जिसकी 2 वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप ने कंज्यूम की हुई हो और बकिया 2 वैलेंसीज उसके पास या तो हाइड्रोजन होगा या कोई और दूसरा कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, वही चीज है जो पीछे प्रोपाइल अल्कोहल में मैंने डिस्कस की। आपके पास ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है और आपके पास एक वैलेंसी हाइड्रोजन की है, एक वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की है। नेक्स्ट आपका है टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन आपके पास उसी तरीके से यहाँ पर 3 अल्काइल रेडिकल्स होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे और एक आपके पास यहाँ पर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आ सकता है, अब चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई भी और हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लें। ये आपका जो कार्बन है दिस इज टर्शरी कार्बन, वजह उसकी है कि तीनों वैलेंसीज आपके अल्काइल रेडिकल ने कंज्यूम की हुई हैं और एक आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस तरीके के बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है यहाँ पर, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी कार्बन है। यहाँ तक जितना भी मैंने आपसे डिस्कस किया ये सब बेसिक्स थे। आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी है आप इस लेक्चर को दोबारा से देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के ऊपर मैं थोड़ी खास तवज्जो दूंगा क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल बेसिक्स हैं, इसकी बेसिस पे आपके नॉमेनक्लेचर डिफाइन किए गए थे। एक दफा आपको अल्केन्स के लिए सिस्टम समझ आ गया, अल्कीन्स, अल्काइंस और अमाइंस, ये आपको फिर आसान हो जाएंगे समझना, आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि रूल्स क्या हैं अल्केन्स के नाम लिखने के लिए। तो रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन, सबसे पहला आपके पास कहा जाता है कि आप अपनी वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट हो इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एग्जांपल 2 मैंने गिवन की हैं, एक सही है दूसरी गलत है। आपके पास एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले गलत वाला देखते हैं। आपके पास यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप अपनी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करते हैं। अब चाहे वो आपके पास इस फॉर्म में आ रही हो या आपके पास इस फॉर्म में आ रही हो, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब जब आपने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली, इस चेन को आप कहते हैं पेरेंट अल्केन। अब अगर अल्केन है तो पेरेंट अल्केन, अल्कीन है तो पेरेंट अल्कीन एंड सो ऑन। तो ये पेरेंट चेन कहलाती है। तो सबसे पहला आपका जो रूल था वो ये आइडेंटिफाई करना था कि पेरेंट चेन क्या है। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि ये सही क्यों है और वो गलत क्यों है, ये सेकंड रूल के बाद हम डिसाइड करते हैं। तो सेकंड रूल आपसे कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि नंबरिंग अब आपने करनी है, वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर क्यों ये चेन हमने कहा कि गलत है और ये वाली चेन सही है, वजह उसकी ये है कि आपने सिलेक्ट करना है, नंबरिंग करनी है अपने पेरेंट चेन की, पेरेंट अल्केन की। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है और किस तरीके से देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल मैं पिछले रूल के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक चेन है, इसमें ब्रांच CH2CH3 यानी C2H5 इथाइल रेडिकल है। तो आपके ब्रांच में एक इथाइल ग्रुप है। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, और अगर मैं इस तरीके से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स की चेन है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला रूल तो आपके पास ये कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब सेकंड रूल के मुताबिक आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। मैंने 1 यहाँ से क्यों शुरू किया, मैं 1 यहाँ से भी तो कर सकता था। अगर 1 यहाँ से शुरू करता तो 5 यहाँ तक पहुंचता। सेकंड रूल आपसे कहता है कि आपको देखना है कि आपका अल्काइल रेडिकल कहाँ पर सबसे नजदीक है। तो मेरे पास सबसे नजदीक अल्काइल रेडिकल जो था वो ये था। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करूं तो थर्ड नंबर पे मेरा अल्काइल ग्रुप आ रहा है। और अगर मैं 1 यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ नंबर पे मेरा अल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो सबसे नजदीक आपके पास थर्ड नंबर पे अल्काइल ग्रुप आ रहा था, इसलिए आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस वजह से आपके पास यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम का सेकंड रूल बन गया। अब रूल 2 की एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी चेन क्या है, पेरेंट अल्केन क्या है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5
इधर से काउंट करना शुरू किया। दूसरी जो गलत एग्जांपल यहाँ पर इसी के साथ दी है, अगर आप 1 2 3 4 5 लेफ्ट टू राइट काउंट करते तो आपके पास जो ब्रांच यानी कि अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल रेडिकल था, यहाँ पर देखें जो सही आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर 2 के ऊपर यानी सेकंड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है, और अगर आप इधर देखें तो आपके पास 4 के ऊपर अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो आपके पास दूसरा रूल कहता है कि आपके नंबर वहां से शुरू होंगे कार्बन एटम के जहां पर आपके पास कोई भी ब्रांच सबसे नजदीक हो। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे नजदीक जो ब्रांच थी उसके मुताबिक 1 यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू करनी थी। तो ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ये दो रूल्स समझ आ गए तो आगे आपको समझना आसान है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट रूल कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आपने सिलेक्ट करनी है। अब चाहे वो एक स्ट्रेट चेन हो या इस तरीके से आगे जाके कर्व हो जाए, आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। नंबरिंग आपके पास करें तो कार्बन के एटम सबसे ज्यादा उस चेन के अंदर आने चाहिए। सेकंड आपसे कहता है रूल के आपके पास नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां पर आपका अल्काइल रेडिकल सबसे नजदीक हो। तो अब थर्ड रूल पे बात करते हैं। थर्ड रूल आपसे कहता है कि पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल आप जो रखेंगे उसके साथ आपको नंबर बताना होगा, उसकी प्रॉपर डेजिग्नेशन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो पेरेंट अल्केन आपके पास 4 कार्बन एटम की है। 4 का मतलब ब्यूट और अल्केन है तो ब्यूटेन। सेकंड नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो आपने 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आप पोजीशन डिफाइन करते हैं कि आपका जो ब्रांच है, आपके पास जो अल्काइल रेडिकल है वो किस जगह पर मौजूद है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 ये आपके पास 5 कार्बन एटम की चेन है, तो 5 कार्बन एटम का मतलब पेंट और अल्केन है तो पेंटेन। आपके पास 2 और 3 पर एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल अटैच है। आपके पास 2,3 पोजीशन आप लिखते हैं 2,3। अब दो हैं तो दो को आप कहते हैं डाई, तो डाई मिथाइल पेंटेन। ये जो डाई वर्ड है ये कहलाता है प्रीफिक्स। ये आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, ये आपने याद रखना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, आगे सफिक्स आएगा वो क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो थर्ड रूल आपसे कहता है कि आपने पोजीशन असाइन कर देनी है कार्बन के साथ जो भी अल्काइल रेडिकल अटैच है उसकी। फोर्थ रूल पे बात करते हैं। तो फोर्थ रूल आपसे कहता है कि अगर आपके आइडेंटिकल रेडिकल्स, जैसे कि इधर हमने बात की, अगर आपके पास आइडेंटिकल रेडिकल्स, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, अगर आपके एक जैसे रेडिकल्स एक दफा से ज्यादा अपेयर हो जाएं उस स्ट्रेट चेन के ऊपर, तो आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं जो भी मैं जिक्र कर रहा था। डाई अगर दो हैं, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन, ये वर्ड्स आपके कहलाते हैं प्रीफिक्स। इनको आपने अच्छे से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन गिवन है। सबसे पहले आपने इसकी स्ट्रेट चेन डिफाइन की कि स्ट्रेट चेन इसकी कौन सी है, नंबरिंग की फर्स्ट और सेकंड रूल के मुताबिक। फिर पोजीशंस आपने देखी कि 2 पर और 3 पर आपके मिथाइल रेडिकल्स मौजूद हैं। अब आप क्या करेंगे, नाम लिखते वक्त पोजीशन पहले लिखेंगे 2 की, जो सबसे छोटी पोजीशन है। 2 छोटा नंबर है तो आपने पहले 2। अगर 3 पे 2 हैं तो आप 2 दफा 3 लिखेंगे, 3,3। और फिर अगर एक जैसे रेडिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर तीनों मिथाइल हैं, तो आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे ट्राई और फिर मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन एटम की आपके पास स्ट्रेट चेन थी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये आपके पास 4 रूल्स थे कि आप अल्केन्स को किस तरीके से आईयूपीएसी के मुताबिक नाम देंगे। अब फिफ्थ रूल के ऊपर बात करते हैं। फिफ्थ रूल आपसे कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स हो, यानी कि एक मिथाइल हो दूसरा इथाइल हो एंड सो ऑन, तब आप किस तरीके से नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। आपके पास सबसे पहले नंबरिंग आप करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे कि आपके पास सेकंड और थर्ड पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रूल आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो आप पहले इथाइल फिर मिथाइल लिखेंगे। इथाइल आपके पास थर्ड पोजीशन पे है। अब पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता कि 2 पहले लिखना है फिर 3 लिखना है। फर्क तब पड़ता है जब हमारे पास सिर्फ मिथाइल होता है, तो हम पहले 2 लिखते फिर 3 लिखते। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप मौजूद है, इथाइल रेडिकल मौजूद है, और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल रेडिकल मौजूद है। तो मैं नाम लिखते वक्त 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि आपके पास 5 कार्बन की एक चेन मौजूद है। अब सिक्स्थ रूल देखते हैं। सिक्स्थ रूल आपसे कहता है कि अगर कोई आपके डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स सेम पोजीशन पे आ जाएं,
अब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबरिंग देखें तो मैं अगर नंबर स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी नंबरिंग देखें तो थर्ड पोजीशन पर आपके पास अल्काइल रेडिकल आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे पास इधर से काउंट करें तब भी थर्ड पोजीशन पे एक अल्काइल रेडिकल आ रहा है, और अगर यहाँ से काउंट करें तब भी थर्ड पोजीशन पे एक अल्काइल रेडिकल आ रहा है। तो सिक्स रूल आपसे कहता है कि आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां से आपके पास सबसे छोटा अल्काइल रेडिकल करीब हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे छोटा दोनों में से ये मिथाइल रेडिकल है, तो मिथाइल करीब है इस कार्बन से, तो मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट की नंबरिंग ताकि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वही फिफ्थ रूल को आपने सामने रखना है। फोर्थ पोजीशन पे इथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, और एंड में हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स का आपके पास स्ट्रेट चेन है। तो ये था आपका सिक्स्थ रूल, जिसमें आपको अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि दोनों तरफ से नंबरिंग करते वक्त पोजीशन सेम आ रही है ब्रांच की, तो आपने वो ब्रांच देखनी है, वो अल्काइल रेडिकल देखना है जो सबसे छोटा हो। अब चलते हैं सेवेंथ रूल के ऊपर। सेवेंथ रूल आपसे कहता है कि आपके पास कोई भी रेडिकल है उसका नाम आप पहले लिखेंगे एक्चुअल जो आपके पास अल्केन है उससे। फॉर एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस किए कि आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन है, तो आपने मिथाइल रेडिकल पहले लिखा, पेंटेन अल्केन बाद में लिखा। तो ये सेवेंथ रूल था, नाम लिखने के तरीकेकार ये थे। अगर आपको ये सातों रूल्स समझ आ गए हैं अच्छे से तो मुबारक हो। अब आप आराम से नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं अल्केन्स के लिए, और अल्केन्स ही नहीं, आप अल्कीन्स अल्काइंस के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के रूल्स में मामूली सा फर्क आएगा, बाकी सारे रूल्स यही बेसिक हैं आगे भी। चलें अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अल्केन्स की। आपके पास एक फॉर एग्जांपल अगर सवाल में ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो, तो सबसे पहले आप उसको अरेंज कर देंगे, ब्रांचेस अलग कर दें, आप एक स्ट्रेट चेन पहले डिसाइड कर लें कौन सी है। तो मेरे पास यहाँ CH3 था, मैंने CH3 इधर लिखा, डैश सी यानी कि बॉन्ड सी। अब ये दो आपके पास मिथाइल रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस कार्बन के साथ ये दो अल्काइल रेडिकल्स अटैच्ड हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन पढ़ाया, बताएं कि ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। कमेंट्स में आप लिख के मुझे बताएंगे कि ये कौन सा कार्बन है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर 5 कार्बन एटम की एक चेन है, तो ये पेंटेन हो गया, इसके साथ आपके दो अल्काइल ग्रुप यानी कि दो मिथाइल रेडिकल अटैच हैं। तो सबसे पहला रूल आपको पता है कि आपने एक पेरेंट अल्केन डिसाइड करना है कि कौन सा है, फिर उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग आपने स्टार्ट की जहां से आपके पास ब्रांच सबसे करीब थी। मेरे पास यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, तो प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करेंगे डाई, पोजीशन आप लिखेंगे 2 दफा 2,2 डैश डाई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आप अपनी नेमिंग करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर CH3 तीन मौजूद है, यानी कि तीन आपके पास मिथाइल रेडिकल मौजूद हैं, साथ में C-H। तो आप इसको अलग कर लेंगे तीनों रेडिकल्स को, आपके पास CH3-CH-CH3-CH3। यहाँ पर आप नेमिंग करेंगे। अब चाहे आप इसको स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी स्टार्ट करें, आपके पास ब्रांच सेकंड पॉइंट पे ही आएगी। तो मेरे पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल रेडिकल मौजूद है और तीन आपके पास कार्बन एटम की चेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का कंपाउंड गिवन है, सबसे पहले आप उसको अलग कर लें और नेमिंग डिसाइड करें कि क्या नाम आप रखेंगे, और नंबरिंग डिसाइड कर लें कि क्या नंबरिंग आप रखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो मेरे पास CH3-CH ये एक कंपाउंड गिवन है, इसमें मैं अपने C2H5 को भी ओपन कर सकता हूँ CH2 और CH3 में। तो मैं यहाँ पर अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ इस कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये CH3 ब्रांच के तौर पे एक्ट करेगा। मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3, 3 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और यहाँ से अगर काउंट करूँ तो 1 2, 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो आपके पास जाहिर है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से आपके पास ब्रांच सबसे करीब हो। तो मेरे पास दो मिथाइल हैं, एक 2 पर दूसरा 4 पर, तो 2,4 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन। तो आपने यहाँ पर डाई का वर्ड इस्तेमाल करना है, ये कहलाता है प्रीफिक्स।
और सफिक्स आप कहते हैं इस ANE को। अब अगर अल्केन है तो उसका सफिक्स ANE होगा, एन। अल्कीन है तो उसका सफिक्स ईन होगा, इसी तरीके से अल्काइन है तो उसका सफिक्स आइन होगा। एक और एग्जांपल, ये आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है कि आप इसकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे और इसके आप ब्रांचेस किस तरीके से लिखेंगे। ये नाम मैंने लिखा है, इसको अंडरस्टैंड आपने खुद करना है। तो हम बात करते हैं IUPAC को कि इसका मतलब क्या है। एक जगह हम कंसाइज कर देते हैं कि जर्नल फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए था। तो मेरे पास IUPAC जो है इसके 3 हिस्से हैं। पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट, ये जो आपके पेरेंट अल्केन है ये वर्ड रूट कहलाता है, और तीसरा सफिक्स। अगर ये तीनों आपको क्लियर हैं आप IUPAC आराम से लिख सकते हैं। अब प्रीफिक्स आपके पास दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला आपके पास सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है, वो ब्रांचेस, वो सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि आपका मिथाइल, इथाइल रेडिकल्स वगैरह वगैरह। और दूसरा आपके पास है प्राइमरी। ये प्राइमरी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास साइक्लो अल्केन्स आ जाए या बायसाइक्लो अल्केन्स आ जाए या आपके पास इस तरीके कोई दूसरा रिंग स्ट्रक्चर आ जाए तो आप उस वक्त ये प्राइमरी नाम इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स आपके पास दो कैटेगरी थे, सबसे ज्यादा आप जो इस्तेमाल करते हैं वो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिथाइल, इथाइल रेडिकल्स वगैरह के नाम। दूसरा आपके पास कहलाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब वो नंबर ऑफ कार्बन जो पेरेंट चेन में मौजूद है। अब अगर 5 कार्बन है तो आप पेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, 10 कार्बन है तो डेक एंड सो ऑन। तो ये आपके वर्ड रूट्स कहलाते हैं। सफिक्स आपके पास उसी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड है। प्राइमरी सफिक्स कहलाता है वो टाइप ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अब अगर अल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकंड आपके पास है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स वो सफिक्स कहलाते हैं जैसे कि फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल में आपके फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप OH जो है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका नाम OL एंड में लिखा जाता है, यानी कि जिस तरह यहाँ पर अल्केन में एंड में ANE लिखा जाता है, अल्कोहल्स में एंड में OL लिखा जाता है। तो जिस तरह आपके पास इथाइल अल्कोहल था, इसको आप इथानॉल भी कहते हैं, तो आपने बेसिकली क्या किया, इथेन में ई हटा के OL लगा दिया, इथेनॉल। तो ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर था IUPAC के नाम को लिखने का। अब इसका जर्नल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो जर्नल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि आप पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स में आप सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपका साइक्लो या बायसाइक्लो कोई कंपाउंड है, रिंग स्ट्रक्चर है तो आप वो लिख देते हैं, तो ये प्रीफिक्स कहलाता है। इसके बाद आप लिखते हैं कि आपके पास पेरेंट चेन क्या है, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन उस पेरेंट चेन, उस कंटिन्यूअस चेन के अंदर मौजूद है। फिर आप ऐड करते हैं कि कौन सा आपके पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल पेरेंट चेन 6 कार्बन की है तो आप नंबर ऑफ कार्बन हेक्स, और टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अल्केन है तो आप उसके एन सफिक्स लिखेंगे, तो हेक्सेन। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हेक्सेन में ई हटा के वो फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आप ओइक एसिड लगा देंगे। तो ये आपके पास पूरा एक जर्नल फॉर्मूला था जिसको मैंने कंसाइज कर दिया है कि IUPAC आपके पास आएगा, कोई भी हो, अब चाहे वो अल्केन हो या कोई भी दूसरा हो, तो आप इस जर्नल फॉर्मूला से अपने IUPAC को लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि जो रूल्स हैं वो सारे बेसिक वही हैं जो अल्केन्स के थे। डिफरेंस यहाँ पर इतना खास नहीं है, आपके पास जो अल्केन्स था वही अल्कीन्स में भी इस्तेमाल होंगे रूल्स, बस फर्क क्या होगा, वहां पर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से काम होता है, यहाँ डबल बॉन्ड के हिसाब से होगा। तो रूल्स के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट रूल आपके पास है कि सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सी है। सेम वही रूल है जो आपके पास अल्केन्स के लिए था, बस फर्क क्या है, यहाँ पर आप वो सिलेक्ट करेंगे चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा हो। सेकंड रूल आपके पास नंबरिंग स्टार्ट करनी है वहां से जहां से आपका डबल बॉन्ड करीब है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अल्काइल हैलाइड। आपने अल्केन्स में ये देखा था कि कहां से आपकी ब्रांच, कहां से आपका अल्काइल रेडिकल करीब है। अल्कीन्स में आप ये देखते हैं कि कहां पर आपका डबल बॉन्ड करीब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन गिवन है, आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी स्ट्रेट चेन कौन सी है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4। अब आपने नंबरिंग करनी है तो डिसाइड करना है जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड करीब है, तो डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पर करीब है तो 1 यहाँ से आपने शुरू किया, 1 2 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे आपके पास एक मिथाइल रेडिकल मौजूद है। तो नेम लिखते वक्त आपने पोजीशन का ख्याल रखा, 3 मिथाइल, और क्योंकि डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन आइटम्स हैं तो ब्यूट ईन।
तो आपके पास इस तरीके से 3 मिथाइल ब्यूटीन। एक और एग्जांपल आपके पास है, आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन ये भी ली जा सकती थी। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर मौजूद है, तो आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू की। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन एटम यहाँ इजाफी होता, यहाँ पर इस स्ट्रेट चेन में फर्ज करते हैं कि 7 कार्बन एटम आते, तो मैं उन 7 कार्बन एटम को छोड़ के ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करता। वजह उसकी है कि डबल बॉन्ड मुझे देखना है। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड इस जगह मौजूद है तो आप नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम्स की आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, और आपके पास यहाँ पर जो रेडिकल मौजूद है दैट इज इथाइल रेडिकल थर्ड पोजीशन में मौजूद है, तो आपने 3 इथाइल, 6 कार्बन है हेक्स और डबल बॉन्ड है इन, तो 3 इथाइल हेक्सीन। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड रूल पे बात करते हैं। थर्ड रूल आपसे कहता है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है तो आप सिंपली एन हटाकर इन लगा देंगे, जो भी मैंने डिस्कस किया। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है सेकंड पोजीशन पर, तो सबसे करीब पोजीशन मेरे पास सेकंड पोजीशन बन रही थी, तो मैंने नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की। तो 1 से लेके 5 तक 5 कार्बन एटम्स की आपके चेन है, तो इसलिए आपने पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन। सेकंड पोजीशन पे था 2 पेंटीन। एक और एग्जांपल ये आपने खुद समझनी है, आपके पास किस तरीके से यहाँ नंबरिंग की गई और आपके पास नेमिंग का तरीकेकार क्या है। अब अगर यहाँ पर आपके तीनों रूल्स क्लियर हैं, चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। फोर्थ रूल आपसे कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं, तो आप प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। ये आपने इस्तेमाल करना है कहाँ? सफिक्स से पहले। वहां पर आप मिथाइल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे प्रीफिक्स, तो आप डाई मिथाइल, डाइथाइल वगैरह लिखते थे। अब अगर डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा आ जाए एक ही चेन के अंदर, तो आप अपने सफिक्स से पहले प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 1 से लेके 6 तक आपने नंबरिंग कर दी। सबसे पहले आपका जो डबल बॉन्ड आ रहा था उसकी नंबरिंग वहां से शुरू की, तो 1 पर आपका डबल बॉन्ड था, तो आपने 1 यहाँ से शुरू किया। अब फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आप 1,4 उनकी पोजीशन डैश, ये हाइफन लाजमी डालने, डैश आपने लाजमी डालने। यहाँ पर आप डाई हेक्साइन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हेक्सा डाई इन। तो नेमिंग करने का तरीका ये है कि आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं सफिक्स से पहले। तो मेरे पास यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद थे, इस वजह से मैंने हेक्सा डाई इन। ये कुछ 4 रूल्स थे जो आपको नए समझने थे, हैं तो ये भी पुराने ही, पिछले वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बाकी इसके अलावा जितने भी रूल्स हैं वो वही सेम हैं जो आपने अल्केन्स में पढ़े, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, आपने नंबरिंग शुरू की। अब यहाँ पर ये नहीं देखना कि कहाँ से आपकी ब्रांच करीब है, आपने ये देखना है कहाँ से आपका डबल बॉन्ड करीब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता, इसको 1 कहता, तो सेकंड पे मेरे पास एक मिथाइल रेडिकल आ रहा था, लेकिन मुझे अपना डबल बॉन्ड देखना है, इसलिए मैंने 1 यहाँ से शुरू किया ताकि सेकंड पर मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा था। अब जब आपने नंबरिंग की तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ही मौजूद है, दोनों सेम है, तो आपने क्या किया 3,4 प्रीफिक्स इस्तेमाल किया डाई मिथाइल, फिर आपने 2 पेंटीन। तो आपके पास यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मौजूद था और 5 कार्बन एटम की चेन थी, तो आपने पेंट इन। एक और एग्जांपल आपके पास, यहाँ पर आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो नंबरिंग आप चाहे यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, कोई फर्क एज सच नहीं पड़ेगा। वजह उसकी क्या है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पे मौजूद है, अगर यहाँ से शुरू करते तब भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पे ही रहता। और ब्रांच अगर देखते हैं तो आपके पास अभी यहाँ से शुरू करने पर थर्ड पोजीशन पे ब्रांच मौजूद है, तब भी थर्ड पोजीशन पे ही ब्रांच मौजूद रहती। हाँ, अगर हमारे पास ये ब्रांच इसकी जगह यहाँ पर मौजूद होती फोर्थ पर, तो हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से करते, इस 5 की जगह हम 1 लिखते, और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल आता अगर मेरा ये मिथाइल रेडिकल थर्ड के बजाय इस पोजीशन पे होता। तो बहरहाल आपके पास थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल रेडिकल है, 3 डैश मिथाइल, 1 और 4 दोनों पर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 1,4 5 कार्बन एटम्स हैं पेंट, और 2 डबल बॉन्ड है डाई इन क्योंकि अल्कीन है। तो इस तरीके से आपके पास 3 मिथाइल 1,4 पेंटा डाई इन, आपके पास इस तरीके से नाम लिखा जाता है। एक और एग्जांपल, ये आपने खुद देखना है कि किस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर रहे हैं और वजह क्या है, इस तरीके से ही आपने क्यों नाम लिखा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अल्काइंस के नाम किस तरीके से हमने लिखना है, ये यहाँ पर हमने सीखना है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस के रूल्स उसी तरीके से हैं जिस तरीके से अभी हमने पीछे रूल्स देखे, सब कुछ सेम है। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है तो उसकी वजह से हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला रूल आपका वही, आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। सेकेंड रूल वही उसी तरीके से कि आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहाँ से नजदीक पड़ रहा है आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन्स गिवन है, आपके पास 1 यहाँ से शुरू किया, 2, 3, 4 एंड 5, तो सेकंड पोजीशन पे मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। मैं अपनी नंबरिंग अगर यहाँ से शुरू करता तो 1, 2, 3, 4, 5, थर्ड पोजीशन पे मुझे यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मिलता। तो मेरे पास सेकंड रूल कहता है कि आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी जहां से आपको नजदीक पड़े ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपके पास 2 पेंटाइन आपका ये नाम लिखा जाता है। थर्ड रूल पे बात करते हैं। आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की अहमियत ज्यादा है, आप पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो ब्रांच है वो पहले आती है या बाद में आती है, आपने पोजीशन वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका कार्बन सबसे पहले ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। फोर्थ रूल पे बात करते हैं। फोर्थ रूल में आपसे कहा है कि जिस तरीके से आपने अल्केन्स में नाम रखा था उसी तरीके से आप यहाँ पर नाम रखेंगे, बस सफिक्स अब अल्केन्स में एन की जगह आइन से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन गिवन है, सबसे करीब मेरे पास इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो 1 यहाँ से आपने शुरू किया, 4 कार्बन एटम्स की चेन है तो 1 ब्यूटाइन। इसी तरीके से यहाँ पे 2 पेंटाइन, आपके पास सेकंड पोजीशन पे एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। फिफ्थ रूल पे बात करते हैं। फिफ्थ रूल में आपसे कहा है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था अल्कीन्स में, तो यहाँ पर भी आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, और ये आपके प्रीफिक्स लगाए जाएंगे सफिक्स से पहले उसी तरीके से जिस तरह अल्कीन्स में था। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 और थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो आपने 1,3, 5 कार्बन एटम है तो पेंट, और आपके पास 2 आपके बॉन्ड्स मौजूद हैं तो पेंटा डाई आइन। ये आपका नाम लिखने का तरीका है, 1,3 पेंटा डाई आइन। सेकंड एग्जांपल आपने खुद ही देखनी है किस तरीके से आपने नेमिंग की। अब अगर यहां तक आपको क्लियर है तो बाकी जितने भी रूल्स अल्केन्स में आपने पढ़े थे वही सारे रूल्स यहाँ पर भी उसी तरीके से एप्लीकेबल हैं। चलें अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आता है कि ये आपको एक कंपाउंड गिवन है जिसमें आपने नंबरिंग की। अब चाहे आप यहां से शुरू करें जहां पर 4 लिखा है या आप यहां से शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से सेकंड पोजीशन पर ही आपका ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो आपने नाम लिखते वक्त 2, 4 आपके कार्बन है तो ब्यूट, और आइन आपके पास अल्काइन मौजूद है तो 2 ब्यूटाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, आपने सबसे पहले पेरेंट चेन देखी कौन सी है, तो आपके पास 1 से लेके 5 तक कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन आपको मिल गई। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था, अगर आप यहां से शुरू करते तो गलत होता। वजह उसकी ये कि रूल के मुताबिक हमें देखना है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन एटम के साथ नजदीक है, वहां से आप अपनी नंबरिंग शुरू करते हैं। तो आपके पास थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो 3,4 डाई मिथाइल 1 पेंटाइन। आप यहाँ पर 1 लिखना चाहें तो लिख दें, वरना जरूरत इतनी नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि आप पोजीशन यहाँ पर लिख दें। अदरवाइज अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, आप लिखें ना लिखें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, गलत नहीं होता, लेकिन अगर लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। ये एक और एग्जांपल है जो आपने खुद देखनी है कि किस तरीके से यहाँ पर आपने नेमिंग करनी है। ये 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेक्साइन कहाँ से आया, किस तरीके से नाम लिखे, ये आपने खुद देखना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एट अ टाइम मौजूद हो, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको मिले, तब क्या करें। तब आपके पास कुछ रूल्स डिसाइड किए गए थे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हैं सेम आपके पोजीशन पर, यानी कि मैं नंबरिंग जहां से भी शुरू करूं, चाहे वो डबल बॉन्ड आपके पास हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, अगर सेम पोजीशन पे, तो आपके पास प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड को। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पहली पोजीशन पर दोनों डबल और ट्रिपल मौजूद हैं।
अगर मैं यहाँ से 1 स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो मेरे पास रूल ये कहता है कि आप प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। वजह उसकी ये है कि ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को और अपनी नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है, इधर भी आपके सेकंड पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर आप उसी तरीके से अपने अल्कीन को यानी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो 2 हेप्टीन 5 आइन। आपके पास ये तरीकेकार होता है नाम को लिखने का। अब चलते हैं सेकंड रूल के ऊपर। पहला रूल कहता था कि अगर सेम पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करें तब क्या करना है। सेकंड रूल कहता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशंस पे हो तब क्या करना है। तो अगर मेरे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स डिफरेंट पोजीशन पर हों तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि कौन सा बॉन्ड नियरेस्ट है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो मैं नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड जहां से करीब है वहां से स्टार्ट करूंगा, और अगर डबल बॉन्ड करीब है तो नंबरिंग में वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई इस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है तो मैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से मुझे डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब नजर आए। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के करीब है तो मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करने पर मेरे पास फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है और फोर्थ पर डबल बॉन्ड है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो 4 हेक्सीन और फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 1 आइन। यहाँ पर आपको पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है। तो आपके पास इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला हुआ वो 4 हेक्सीन 1 आइन। अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें, डबल बॉन्ड मेरे पास करीब है और ट्रिपल बॉन्ड दूर है, तो मैं डबल बॉन्ड के लिहाज से नंबरिंग शुरू करूंगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट पर और फोर्थ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। मैं डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस पहले दूंगा नाम लिखते वक्त, तो 1 हेक्सीन 4 आइन। तो ये आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन था कि अगर मेरे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आपस में मौजूद हो तो मुझे उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है, मुझे नाम लिखते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है। तो ये रूल्स आपके पास बताते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो मुबारक हो, आपको यहाँ पर अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर किस तरह से आप बनाते हैं ये समझ आ गया है। प्रैक्टिस करें घर पे इसकी, अपनी किताब उठा के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। पास्ट पेपर में आने वाले तमाम सवालात को एक दफा लाजमी देखें ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो। अब चलते हैं इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस क्या हैं? जिस तरीके से कार्बन है उसी तरीके से अमाइंस भी आपके पास मौजूद होते हैं। अमाइंस निकला है वर्ड अमोनिया से। आपके पास अमोनिया NH3 है, अगर आप उसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो कहलाते हैं अमाइन ग्रुप। तो मेरे पास कोई भी अल्काइल या अराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमाइंस। अराइल डेरिवेटिव कहते हैं जो बेंजीन स्ट्रक्चर होता है उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह अमाइन ग्रुप को लगा दें तो वो जो आपका हाइड्रोजन निकालने के बाद बेंजीन स्ट्रक्चर रह जाता है उसे अराइल कहते हैं। अमाइंस भी उसी तरीके से जिस तरह कार्बन आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है, अमाइंस भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है सारा सेम। आपके पास अगर एक अल्काइल रेडिकल है तो आपका प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, अगर दो अल्काइल रेडिकल मौजूद है अमाइन के साथ तो वो सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीनों वैलेंसीज अल्काइल रेडिकल ने ऑक्यूपाई की हुई है तो वो आपका टर्शरी अमाइन कहलाएगा। कुछ कॉमन नेम्स जिनको हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं अमाइंस के। ट्रिवियल नेम का मतलब आपके पास वो अमाइंस जो कि अल्काइल रेडिकल के साथ सफिक्स के तौर पर अटैच हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर CH3 मिथाइल रेडिकल के साथ एक अमाइन ग्रुप मौजूद है, तो मिथाइल अमाइन आपके पास इसका नाम होगा। आप क्या करते हैं, सिंपल मिथाइल में जो आपके पास एंड वर्ड होता है उसमें आप अपना ये अमाइन सफिक्स ऐड कर देते हैं। ये बात हो रही है प्राइमरी के लिए, अभी सेकेंडरी और टर्शरी भी आगे देखेंगे। इसी तरीके से आपके पास इथाइल के साथ अमाइन है तो आप इथाइल अमाइन। अगर मेरे अमाइन में अब सेकेंडरी की बात हो रही है, दो मिथाइल रेडिकल हैं, यानी कि आपके पास दो मिथाइल अगर अटैच हैं तो प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करेंगे डाई मिथाइल और फिर आप आगे अमाइन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो डाई मिथाइल अमाइन। अगर आपके तीनों बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है नाइट्रोजन के, यानी कि अमाइन रेडिकल अभी भी मौजूद है लेकिन टर्शरी अमाइन है ये, तो आपके पास ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर आपके दो मिथाइल और एक इथाइल है तो डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। यहाँ पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे जिस तरह आप पीछे रखते थे। आपके पास अगर इथाइल होता और मिथाइल होता सिर्फ, तो आप इथाइल पहले लिखते फिर मिथाइल लिखते।
लेकिन क्योंकि 2 आपके मिथाइल हैं तो नाम अब डाई मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है तो इसलिए आपने डाई मिथाइल पहले लिखा, फिर इथाइल एंड देन अमाइन। एक और एग्जांपल है, अगर फिनाइल के साथ आपके पास ये अटैच हो अमाइन ग्रुप तो आप इसको फिनाइल अमाइन कहेंगे, जिसका जर्नल नाम जो कॉमन नेम है वो एनिलीन भी है। इसी तरीके से आपके पास डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल अमाइन अगर आपके सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो जिस तरीके से आपने कार्बन के लिए टॉपिक पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अमाइंस के लिए भी वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा प्राइमरी अमाइंस का। यहाँ पर हम सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी अमाइंस में आप क्या करते हैं, आपके जो अल्केन है उसका ई हटा के अमाइन सफिक्स के तौर पे लगा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मिथाइल आपके पास था, जिस तरह मिथाइल अमाइन था, अगर आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मीथेन के आगे ई हटा के अमाइन लगाएंगे तो मीथेन अमाइन वो बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास अगर इथेन है तो आप इथेन में एंड में ई हटाएंगे तो आपके पास इथेन अमाइन वो बन जाएगा। ये आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आप अपने पेरेंट अल्केन के साथ अमाइन ग्रुप को अटैच करते हैं। एक और तरीकेकार होता है इनके नाम लिखने का कि आप अपने अमाइन ग्रुप को कहते हैं अमाइनो और ये पहले लिखते हैं अपने अल्केन से। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अमाइनो ग्रुप अगर मौजूद हो अल्केन्स में तो आपके पास जिस तरह यहाँ पर मीथेन अमाइन था, आप इसको एक और नाम दे सकते हैं अमाइनो मीथेन। तो ये अमाइंस का एक और नाम लिखने का तरीका है। इसी तरीके से इथेन है, इथेन अमाइन, तो आप उसको अमाइनो इथेन भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास नंबरिंग की जाए, आपके इथेन में तो नंबरिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको नंबरिंग करनी पड़े, प्रॉपर आईयूपीएसी नेम लिखना पड़े, तो आपके जहां पर अमाइन ग्रुप मौजूद होगा वहां पे आप पोजीशन लिखेंगे पहले। तो 1 पोजीशन पे अगर अमाइनो ग्रुप मौजूद तो 1 अमाइनो प्रोपेन, या आपके पास सेकंड पोजीशन पे तो 2 अमाइनो प्रोपेन। ये आपका तरीकेकार था आपके अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस के नाम लिखने का। यहाँ पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे जो टॉपिक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा क्विज दे रहा हूँ कि इनके नाम आपने लिख के बताने। कमेंट सेक्शन में आप इन तीनों के नाम मुझे लिख के बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इन तीनों को पहले डिस्कस करूंगा, बाद में हम टॉपिक्स की तरफ आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड क्योंकि स्केलेटल फॉर्मूला है, ये मैंने आपसे इस लेक्चर में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, ये आपने खुद से इसको देखना है बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सारा वही है, तरीकेकार वही सेम फॉलो करना है, बस यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इसको देखते हुए आपने इसका नाम लिखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ लाजमी आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप इस लेक्चर को एक दफा दोबारा से देखें। इस लेक्चर को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।